स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज के इस वीडियो में 20 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में आएगा। ऐसा मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे पूरा देख लेते हैं तो इसी मॉडल पेपर से 20 नंबर आपका आ जाएगा 100% गारंटी के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पेपर पैटर्न समझने का प्रयास करते हैं। नया पैटर्न बदल चुका है, अब आपको हुबहू ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप देख पाएंगे अनुक्रमांक लिखा गया है। यहाँ पे आपका अपना रोल नंबर होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे मुद्रित प्रश्नों की जो संख्या है जो भी रहेगा पेपर संख्या, मतलब कि जिसमें कितने पेज है वो आपका यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सत्र और विषय देखने को मिल जाएगा। ये 128 विषय कोड हो जाएगा, ये प्रश्न पत्र कोड हो जाएगा और यहाँ पे पूर्णांक जो है आपका 100 ये मिल जाएगा देखने को। 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा और यहाँ पे निर्देश में इंपॉर्टेंट निर्देश दिया गया है कि 15 मिनट पश्चातों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए यहाँ पे दिया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा, एक भी प्रश्न छोड़कर आपको नहीं आना है, सारे प्रश्न करके आना है। कुछ लिख कर आएंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। प्रश्न पत्र में 5 खंड बांटो, मतलब 5 खंड बांटा गया है इसमें और 5 खंड में जो खंड का है वो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद खंड खा में 5 अतल उत्तरीय प्रश्न रहेगा और खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे और खंड अंगा में 10 जो है ऐतिहासिक तिथियां और मानचित्र जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्नों का जो अंक है उनके सम्मुख दिया रहेगा और आपको जो है मानचित्र दिया जाएगा। मानचित्र जो है प्रश्न पत्र में लगा रहेगा, उसमें से फाड़ के जो है आप अपने उत्तर पुस्तिका में जो है उसे लगा लेंगे और उसे अच्छी तरीके से बांध देंगे। आपको धागा वगैरह सब कुछ मिलेगा। कैसे मानचित्र भरना है, कैसे क्या करना है, पूरा संपूर्ण पेपर हल करके आपको दिखाएंगे। आइए दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न की शुरुआत करते हैं। खंड खा में बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है एक बुक है, एक किताब का नाम है और किसकी है, समुद्रगुप्त के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ये किसने लिखा है यही आपको बताना है। हरिसेन ने लिखा है या फिर 3 ऑप्शन नीचे दिया गया है, सुबंधु ने लिखा है, अश्वघोष ने लिखा है या फिर चाणक्य ने लिखा है। जिसमें जो ऊपर राइट अप का आंसर हो जाएगा हरिसिंह, ठीक है, पहला वाला। दूसरा नंबर प्रश्न है सहायक संधि का संबंध किससे है, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड बेलेंजली। इसमें आपका जवाब होगा लॉर्ड बेलेंजली, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है या फिर इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। 1765 में लागू किया गया या फिर 1773 में, 1793 या फिर 1795। तो अस्थाई जो बंदोबस्त है ये 1793 में लागू किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद अली, शौकत अली या फिर मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसमें हो जाएगा मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे, इन दोनों ने किया था। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही जवाब हो जाएगा करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू किया गया था उसी टाइम पे करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक है। अगला है चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। यही पहला वाला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। इसमें सही जवाब का हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है, अजमेर, दिल्ली, जयपुर या फिर आगरा में। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। 10वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक महावीर का मूल नाम था, ठीक है, नाम था। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका वर्धमान। वर्धमान उनका बचपन का या मूल नाम था वर्धमान, ठीक है। अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की।
अब बात करेंगे अतलगोत्रीय प्रश्न की, जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में, लगभग 50 शब्दों में लिखना रहेगा, 50 से कम में ही लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 अंक आपको मिलेगा, जैसे कि स्तूप से आप क्या समझते हैं, इंडिका की रचना किसने की थी, साइमन कमीशन भारत कब आया था, विजयनगर सम्राट के जो है या साम्राज्य की संस्थापक कौन थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से करते हैं। स्तूप से आप क्या समझते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्तूप बौद्ध धर्म से संबंध एक गोलाकार संरचना होती थी। गोलाकार संरचना का मतलब ऐसे टाइप का स्तूप बनाया जाता था, इस टाइप का गुंबद की नुमा होता था, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पे इसमें कुछ अवशेष या फिर कुछ ऐसे महापुरुषों के जो प्रतीक वगैरह रखे जाते थे, जिन्हें हम स्तूप के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से ध्यान और पूजा का केंद्र से माना जाता है। भारत में प्रसिद्ध स्तूपों में सांची का स्तूप है, अमरावती का स्तूप है, सारनाथ में स्तूप है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका की रचना किसने की थी। तो इंडिका की जो रचना है वो मेगास्थनीज ने की थी। और यहाँ से आपके बहुविकल्प में भी सवाल पूछा जा सकता है कि इंडिका की रचना किसने की थी, तो जवाब होगा मेगास्थनीज ने की थी। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसे मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। इस ग्रंथ में प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन इसमें मिलता है। यानी इंडिका जो पुस्तक है उसमें भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को बताया गया है, समझाया गया है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। यह आयोग भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसे भारतीयों में नाराजगी फैल गई और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। तो आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, बस इतना समझना है कि साइमन कमीशन 1928 में आया था और ये भारतीय इसमें कोई सदस्य नहीं था, इसीलिए साइमन गो बैक के नारे इसमें लगाए गए थे, ठीक है। इसके बारे में इस प्रकार से ले सकते हैं। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। दक्षिण भारत की एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य माना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान व्यवस्था क्या थी। अष्टप्रधान मतलब 8 मुख्य बातें इसमें हैं, उसी आपको बताना है। अष्टप्रधान शिवाजी की प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसमें 8 मुख्य मंत्री होते थे। प्रत्येक मंत्री का एक विशिष्ट कार्य क्षेत्र होता था। आइए जानते हैं कौन कौन इसमें मंत्री होते थे। तो यहाँ पे 8 देखिए। पेशवा होता था प्रधानमंत्री। आमद, जिसे हम वित्त मंत्री कहते थे। मंत्री में राजा के निजी सचिव होते थे। सुमंत में विदेश मंत्री होते थे। अगला इसमें होते थे सचिव में राजकीय पत्राचार होते थे। फिर पंडित राव में धार्मिक मामले के मंत्री हुआ करते थे। सेनापति सेना का प्रमुख हुआ करता था। और एक यहाँ पे जो है न्यायाधीश होते थे, इसमें न्याय व्यवस्था के प्रमुख माने जाते थे। तो इस प्रकार से 8 यहाँ पे कुछ लोग थे, जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। आइए खंड घा की शुरुआत करते हैं। 5 अंक मिलेंगे, 100 शब्दों में आंसर देना होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए उत्तर पे चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। लघु उत्तरीय में कुछ प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि भक्ति आंदोलन के 2 प्रमुख वर्ग या परंपराएं कौन से थे। तो उसमें लिखेंगे भक्ति आंदोलन के मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग यहाँ पे निर्गुण वर्ग है, दूसरा यहाँ पे सगुण वर्ग है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं परंपरा भी ले सकते हैं, इसे वर्ग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे निर्गुण वर्ग या परंपरा हो जाएगा, इसके बारे में लिखेंगे। इसमें भक्ति को ईश्वर के निराकार और निर्गुण रूप में स्वीकार किया गया है। यानी ईश्वर का निराकार मतलब कोई आकार नहीं है, ऐसा माना गया है। इसके प्रमुख संत कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल और रैदास थे, ठीक है। इस प्रकार से निर्गुण भक्ति का हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है सगुण परंपरा या वर्ग भी लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे इसमें ईश्वर को साकार रूप से पूजा गया है, जैसे राम कृष्ण। इसकी प्रमुख संत तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु। यानी सिंपल भाषा में एक लाइन में समझना है तो निर्गुण का मतलब है को जो ईश्वर का कोई आकार नहीं मानते हैं, और सगुण में ईश्वर का रूप मानते हैं, ईश्वर का आकार मानते हैं, उसे पूजते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दोनों में अंतर हो जाएगा। आगे यहाँ पे कबीर के जीवन एवं शिक्षाओं के विषय में आप क्या जानते हैं। तो कबीर के जीवन और शिक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आइए जान लेते हैं फटाफट। यहाँ पे इसमें लिखेंगे संत कबीर का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। वे समाज सुधारक और निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। इनकी प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार थीं। क्या क्या शिक्षाएं इन्होंने दी है, आइए जान लेते हैं। ईश्वर एक है। संत कबीर जी मानते थे ईश्वर एक है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम भेदभाव को नकारा है कि कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ईश्वर एक है,
ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा गुरु की महत्ता। गुरु की महत्ता का मतलब ये है वे गुरु के सबसे ऊंचा मानते थे और गुरु ही सर्वश्रेष्ठ होता था, गुरु ही हमें सही मार्ग दिखाता है, तो गुरु की महत्व उनके नज़र में था, तो उनकी शिक्षा हो जाएगी। अगला है सादगी और नैतिकता। सादगी और नैतिकता का मतलब ये है उन्हें सच्चाई, प्रेम, करुणा और अहिंसा पर जो है बल दिया है। तो उन्होंने सच्चाई में कहा भाई सच्चाई, हमेशा सच्चा इंसान बनकर रहना चाहिए, हमें प्रेम भावना रखनी चाहिए, करुणा यानी दया करनी चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए यानी अहिंसा अपनाना चाहिए। रूढ़ियों का विरोधी, यानी रूढ़ियों का विरोधी करने का मतलब जो है मूर्ति पूजा, जातिवाद, धार्मिक पखंड का जो है इसके खिलाफ थे, इसको नहीं मानते थे। ठीक है। उनकी रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ संकलित में इस प्रकार से बताया गया है। तो ये दो बात होगी कबीरदास की। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके बारे में जानते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1924 में चलने वाला एक खिलाफत आंदोलन जो है एक मुस्लिम आंदोलन था, जिसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा को ब्रिटिश शासन से बचाना था। इसके नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे, ये भारत के रहने वाले थे। महात्मा गांधी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ा था, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत थी। लेकिन 1924 में जब तुर्की में खलीफा की सत्ता समाप्त हो गई तो यह आंदोलन भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। आंदोलन चला तो, लेकिन 1924 में जब मुसलमानों के जो धर्म गुरु थे खलीफा, उनके पद को समाप्त कर दिया तो यहाँ पे आंदोलन भी समाप्त हो गया। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, तो उसमें लिखेंगे गुरु नानक देव 1469 से लेकर 1539 तक इनका कार्यकाल है। सिख धर्म के संस्थापक, पहला पॉइंट। और इनकी प्रमुख जो शिक्षाएं हैं वो निम्नलिखित इस प्रकार से दी गई हैं। इन्होंने भी कबीरदास की तरह कुछ बातें सही तरीके से कहा है, जैसे कि एक ईश्वर में विश्वास। एक ईश्वर में विश्वास करने का मतलब ये कि ये भी जो है ईश्वर को निराकार मानते हैं, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। आगे इन्होंने दूसरे पॉइंट में कहा है कि सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म संभाव का मतलब ये है उन्होंने हिंदू और मुस्लिम भेदभाव को अस्वीकार किया है। इन्होंने भी कहा है कि हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं है, सब एक जैसे हैं। ठीक। अगला पॉइंट है नाम सिमरन। नाम सिमरन का मतलब यहाँ पे है कि सतनाम का जप करना है और इसे जप करना आवश्यक बताया है, वही बात यहाँ पे कहा गया है। कर्म का महत्व। कर्म का महत्व का मतलब ये है वे निष्काम सेवा और ईमानदारी से मेहनत करने के लिए जोर देते हैं कि आप जब भी काम करिए तो ईमानदारी से काम करिए। इसके बाद है इनका लंगर प्रथा। लंगर प्रथा का मतलब ये है इन्होंने समानता के लिए सामूहिक भोजन की परंपरा शुरुआत की थी और उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित देखने को हमें मिलती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला रहेगा संथालों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह क्यों किया था, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसमें लिखेंगे संथाल विद्रोह 1955 में हुआ था, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। किसने? सिद्धू और कान्हू ने, ये ध्यान रखेंगे। इसका प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियां थी, जैसे जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा में क्या होता था, संथालों से जबरन जबरदस्ती कर वसूल किया जाता था। जमींदारी, महाजनों और साहूकार का शोषण, ये लोग संथालों को धोखा देकर उनकी जमीन हड़प लेते थे और उनका शोषण करते थे। इसके बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है ब्रिटिश प्रशासन की उपेक्षा। ब्रिटिश शासन की उपेक्षा का मतलब यह कि प्रशासन गरीबों की बजाय अमीरों का साथ देता था। अगला है जबरदस्ती श्रम और अत्याचार। जबरदस्ती श्रम और अत्याचार का मतलब है कि जबरदस्ती काम कराना, साथ में उन पर अत्याचार करना, तो इसके कारण भी जो है ये आपका समस्या मानी जाती है। अगला है यहाँ पे संथालों ने संगठित होकर विद्रोह किया, लेकिन ब्रिटिश सेना ने इसे क्रूरता से दबा दिया। विद्रोह तो हुआ लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे पूरी तरह से दफन कर दिया। अगला प्रश्न है दांडी मार्च पर टिप्पणी लिखिए या फिर नमक सत्याग्रह आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, तो इसके बारे में लिखेंगे आप दांडी मार्च। इसमें लिखेंगे 12 मार्च से स्टार्ट होता है और ये 6 अप्रैल 1930 तक जो है चलता है। यानी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत होती है। 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी नमक बनाकर कानून तोड़ देते हैं, तो ये पूरा डेट हो जाएगा। ठीक है,
महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया ऐतिहासिक सत्याग्रह था जो ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के खिलाफ था। यानी अंग्रेजों ने क्या किया था, नमक पर कर लगा दिया था। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अंग्रेज कितने चालाक थे कि नमक तो सब खाते हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सब खाते थे। तो इन्होंने चालाकी खेली कि अगर नमक पे कर लगा देंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा, कर लगाने से पैसा ज़्यादा आएगा, ज़्यादा कमाई होगी। तो अब यहाँ पे गरीब बेचारे कर कहाँ से देंगे, अमीर तो दे सकते थे लेकिन बेचारे गरीब वाले कहाँ से देंगे, उनके पास खाने के सही तरह से पैसे नहीं है, खाना नहीं है, भोजन नहीं है, सामग्री नहीं है, तो कर कहाँ से देंगे। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने एक बहुत कड़ी कानून लगाई थी और इसी को जो है गांधी जी ने काफ़ी बड़ा आंदोलन ये किया था। आगे इसमें लिखेंगे गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अनुयायी यानी सहयोगियों के साथ में 7-8, इसको ध्यान रखेंगे 7-8 लोग, कितने लोग, 7-8 लोग, यानी 78 सहयोगी थे। और यात्रा इन्होंने शुरू की थी साबरमती आश्रम से दांडी। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र में नमक किनारे, जो समुद्र किनारे नमक बनाकर उन्होंने ब्रिटिश का कानून तोड़ दिया, जिसे नमक कानून तोड़ो सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध करना, आम जनता को सत्याग्रह के लिए प्रेरित करना था। यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का आधार बना और इसमें लाखों भारतीय शामिल हुए थे। इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम तो अच्छा मिलेगा। इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई और गांधी इरविन समझौता 1931 के तहत भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच वार्ता हुई। इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नई ऊर्जा मिली। तो इसके बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका 250 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होगा। 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे, यह क्यों असफल हो गया। अगर आपको ये वाला नहीं आएगा तो अथवा करके आप लिख सकते हैं असहयोग आंदोलन 1920 में, इसके कार्यों और परिणामों के बारे में बताइए। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, अथवा करके आप इसको भी लिख सकते हैं सूफीवाद भक्ति काल में अंतर बताइए, दोनों की क्या विशेषताएं हैं संक्षिप्त में बताना है इसके बारे में। नेक्स्ट है महावीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं का उल्लेख करना है, अथवा करके दिया है विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक सांस्कृतिक राजनीति पर प्रकाश डालिए। तो आइए इसको फटाफट देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण और असफलता के कारण क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू किया गया बड़ा आंदोलन था। जो द्वितीय विश्व युद्ध था ये 1939 से लेकर 1945 तक चला था और उसी के बीच में यहाँ पे देखिए 1942 में भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। इसके प्रमुख कारण क्या थे, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियां। ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों का मतलब ये है भारतीयों को बिना उनकी सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक देना, ये सबसे बड़ा इसका कारण माना जाता है। अगला है क्रिप्स मिशन की असफलता। ये क्रिप्स मिशन क्या है, 1942 में आया मिशन भारत को स्वतंत्रता देने में विफल रहा, जिससे असंतोष बढ़ गया था। आगे है महंगाई और अकाल। महंगाई और अकाल का मतलब ये है ब्रिटिश शासन की गलत नीतियों के कारण बंगाल में भयंकर अकाल ने जो है सूखा पड़ गया एक तरह से, या आपदा आ गई थी, जिसके कारण ये भी एक तरह से कारण माना जाता है। स्वतंत्रता की मांग। देश आज़ाद होना चाहता था और आज़ादी को मांग को लेकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भारतीय अब इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसीलिए गांधी जी ने भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और करो ये मरो का भी नारा इसमें दिया था। आगे इसमें सफलता के कारण क्या थे, तो उसमें देखिए नेताओं की गिरफ्तारी करने लगे अंग्रेजों ने, जो बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार करने लगे। आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी, नेहरू, पटेल समेत कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ब्रिटिश ने दमन किया। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को बलपूर्वक दबाने के लिए गोलाबारी, गिरफ्तारी की। नेतृत्वहीनता का मतलब ये है गांधी जी के जेल में होने से आंदोलन कई जो है केंद्रीय नेतृत्व नहीं मिला, कोई उसमें आगे नहीं आया और ये जो है असफल हो गया। आगे है संगठन की कमी। संगठन की कमी का मतलब ये कि इस आंदोलन में कोई भी पूरी योजना या संगठन नहीं बनाया गया था, जिससे इसे दबाना आसान हो गया अंग्रेजों के लिए। नेक्स्ट है सैनिकों का समर्थन नहीं मिला। जो भारतीय सेना थे, नौकरशाही के लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन का जो है सहयोग किया। भारतीय सहयोग न करके
ब्रिटिश के साथ रहा, इसीलिए जो है भारत छोड़ो आंदोलन असफल हो गया था। परिणाम में लिख सकते हैं कि भले ही यह आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम के निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। 1947 में भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाने में काफ़ी मदद यहाँ से मिला। अथवा करके इसको लिख सकते हैं असहयोग आंदोलन 1920 पर टिप्पणी लिखना है। इसके कार्य परिणाम क्या थे, पहले इसके बारे में लिखेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया, ब्रिटिश के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन माना जाता है। क्या क्या इसमें कार्य किए गए थे, आइए जानते हैं कार्य के बारे में। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों को बहिष्कार कर दिया गया था, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, सरकारी नौकरियों और उपाधियों को त्यागने की अपील की गई थी। नेक्स्ट है, विदेशी वस्त्रों और ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार किया गया। खादी और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने को जोर दिया गया। किसानों और मजदूरों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया गया। अथवा करके क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति पर जो है टिप्पणी लिखी है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर 1646 तक चला था और हरिहर बुक्का द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सामाजिक स्थिति में क्या है, इसमें लिखेंगे जाति प्रथा प्रचलित थी उस टाइम पे, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, वे शिक्षा और राजनीति में भी भाग लेती थी विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। आगे इसमें यह है, मंदिर और धार्मिक संस्थानों पर सामाजिक जीवन का केंद्र बनाया गया था, जहाँ पे लोग अपना जाके अपना जीवन यापन जो है अच्छे तरीके से करते थे। नेक्स्ट है सांस्कृतिक स्थिति में देखिए, वास्तुकला जैसे हजार राम मंदिर, विट्ठल मंदिर जैसे भव्य मंदिर बने हुए हैं, तो ये संस्कृति को दर्शाते हैं। अगला है संगीत और नृत्य, भरतनाट्यम और नृत्य बहुत सारे प्रचलित हैं, जो कि इस विजयनगर साम्राज्य की एक पहचान थे। तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत भाषा को बढ़ावा भी इसमें मिला था। आगे इसमें लिखेंगे राजनीतिक स्थिति में लिखेंगे कि राजा सर्वोच्च था, सामंत उसके अधीन काम करते थे, सेना संगठित होती थी जिसमें घुड़सवार, तोपखाना, हाथी सेना होती थी। अगला इसमें है बाहरी आक्रमण से बचाव के लिए मजबूत किले भी बनाए जाते थे। परिणाम में लिखेंगे कि इसमें जो विजयनगर साम्राज्य है दक्षिण भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण संरक्षक ये माना जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है आपका ऐतिहासिक तिथियाँ। ऐतिहासिक तिथियों में जैसे इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे तिथि, और इनका उत्तर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, ठीक है। 78 ईस्वी की बात करें तो यहाँ पे शक संवत की शुरुआत हुई थी, या फिर कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, ऐसे भी आप कह सकते हैं। 712 ईस्वी में क्या हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, ठीक है, इतना बस लिखना है। इसके बाद यहाँ पे 1540 में देखिए, 1540 में शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित कर दिल्ली की सत्ता पर जो है सूरी वंश की स्थापना की थी। तो 1540 में क्या हुआ था, जिसमें शेरशाह जो है वो सूरी वंश की स्थापना करता है और हुमायूं जो इसमें पराजित हो जाता है। अगला यहाँ पे है 1336। 1336 में हरिहर बुक्का ने क्या कहा था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। इसके बाद आता है 1540। 1540 की बात करें तो यहाँ पे बात वही रिपीट कर गया है, दोबारा आ गया है यहाँ पे। 1919 देखते हैं, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और रॉलेट एक्ट भी इसमें लागू होता है। 1920 की बात करें तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और फिर 1950 में भारतीय संविधान जो है ये हमारा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह जैसे इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है मानचित्र वाले प्रश्न। मानचित्र प्रश्न में इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, और मानचित्र में आपको इस प्रकार से यहाँ पे मानचित्र, ऐसे ही मानचित्र आपको देखने को मिलेगा। ये 2025 का मानचित्र है, ये बोर्ड का मानचित्र है, ऐसे ही हुबहू आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है परीक्षकों के लिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस आपको यहाँ पे चुप मार के मानचित्र भरना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सारे क्वेश्चन का मैंने उत्तर यहाँ पे लिख दिया है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ अशोक ने स्तूप का निर्माण करवाया था, तो इसका जवाब होगा सांची। मौर्य शासक ने जो है सांची यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे स्तूप का इन्होंने निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो बोध गया में बिहार में पड़ता है। वह स्थान जहाँ 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, तो लाहौर में हुआ था। लाहौर पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है, लाहौर पड़ता है पाकिस्तान में, इनकी मृत्यु हो गई थी।
आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां नमक सत्याग्रह आंदोलन खत्म हुआ था, तो इसका जवाब हो जाएगा दांडी में। ठीक है, दांडी में। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां गंगा यमुना का संगम हुआ है, तो प्रयागराज में हुआ है। इसको मानचित्र में कैसे भरेंगे, तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, वह स्थान जहां अशोक ने स्तूप का जो निर्माण करवाया था वो आपका है सांची स्तूप, तो यहाँ पे भरना है सांची। मानचित्र में आपको भरना है सांची यानी मध्य प्रदेश, तो यहाँ बीचों बीच में है मध्य प्रदेश, यहाँ पे लिखेंगे सांची। ठीक है, ऐसे लिखेंगे सांची। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मान लीजिए फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट ऐसे लिख देंगे, बस ऐसे लिख देंगे, पूरा बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। 2 अंक आपको यहाँ से मिलेगा, एक बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद ऐसे ही अगला देखिए, वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। और बोध गया कहाँ पड़ता है, बिहार में, तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे मानचित्र में, यहाँ पे लगभग नेपाल के जस्ट नीचे यहाँ पड़ेगा बिहार, बिहार के नीचे यहाँ पे लिख देंगे बोध गया। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही मानचित्र भर देंगे तो पूरा बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे सारे चीज़ आप यहाँ पे भर सकते हैं। बाकी मानचित्र के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसमें जितने भी मानचित्र कर लेंगे ना, जितना बताऊंगा उतना आपका पूरा पेपर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।